अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्पेक्ट्रोस्कोपी का सेकंड लेक्चर है मैस स्पेक्ट्रोमेट्री एंड न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, दैट इज़ NMR, और मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद शुएब। इसमें जस्ट हम MCQs बेस्ड पॉइंट्स ही डिस्कस करेंगे, कोई बहुत ज़्यादा डिटेल जो है इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। फर्स्ट है कि स्पेक्ट्रोमेट्री और स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या डिफरेंस है। स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर इज नोन एज स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें फोटॉन्स जो हैं वो फॉल करवाए जाते हैं और मॉलिक्यूलर एक्साइटेशन पॉसिबल है, चूँकि डिफरेंट के लिए डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल यूवी विजिबल जो है वो मॉलिक्यूलर एक्साइटेशन काज करते हैं, और उसके अलावा जो है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में IR रेडिएशन जो यूज़ की जाती हैं वो वाइब्रेशनल एक्साइटेशन जो है वो क्रिएट करती हैं। तो मैस स्पेक्ट्रोमेट्री में ऐसा नहीं होता। इसमें हाई एनर्जी जो है वो फॉल करवाई जाती है और मॉलिक्यूल जो है वो फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ज़रूरी नहीं है। कोई भी हाई एनर्जी जो है वो पार्टिकल भी हो सकते हैं, रेडिएशंस भी हो सकती हैं। इट डज नॉट इन्वॉल्व एक्सपोजिंग अ मॉलिक्यूल टू रेडिएशन, इंस्टेड इट रिलाइज ऑन हाई एनर्जी पार्टिकल। यूजली इसमें पार्टिकल्स ही होते हैं इनफैक्ट। ये मैस स्पेक्ट्रोमेट्री है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि 1912 to 13 में जे थॉमसन ने इसे नियॉन आइसोटोप्स के लिए यूज़ किया था, और मॉडर्न डे जो मैस स्पेक्ट्रोमीटर है वो AJ डेम्स्टर ने 1980 में जो है वो डेवलप किया था। सेपरेशन जो है मैस टू चार्ज रेशो के बेस पे होती है, और सैंपल इनलेट मीन सैंपल जो है वो एटमॉस्फेयर से 1 ATM से इसके अंदर जो है मैस स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर जो है वो बहुत कम प्रेशर होता है, तो वहाँ पे सैंपल जो है वो ऐड किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है। ये मैस स्पेक्ट्रोमीटर है, ये सैंपल इंजेक्शन है। नेक्स्ट सैंपल मॉलिक्यूल होंगे, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो ये फॉल करवाई जाएगी। ये इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो फॉल कर रही है। ये आयोनाइज होंगे, केटाइंस बनेंगे इनके। आगे नेगेटिव प्लेट्स हैं, एक्सेलरेटिंग प्लेट्स, वो उन्हें अट्रैक्ट करेंगी, ये स्पीड अप होंगे, और आगे मैग्नेटिक फील्ड जो है इसे बेंड कर देगा। यहाँ पे डिटेक्टर होगा जो इसे डिटेक्ट कर लेगा। सैंपल हैंडलिंग, सैंपल इनलेट फ्रॉम 1 ATM टू लोअर प्रेशर, नो ट्रीटमेंट ऑफ गैसेज या वॉलेटाइल लिक्विड। वॉलेटाइल या गैशियस लिक्विड्स को ऐसा चैंटर कर देते हैं कि दीज आर यूज थ्रू पिन होल, मॉलिक्यूलर लीक कहते हैं, ये पॉइंट याद रखिएगा, फॉर स्टेडी स्ट्रीम। और जो लेस वॉलेटाइल होते हैं कंपाउंड्स, उन्हें हीट करके ओवन में, ताकि वो डिकम्पोज ना हो, वो जो है वो एंटर किया जाता है। इसमें सैंपल जो है वो गैशियस स्टेट में चाहिए होता है। नॉन वॉलेटाइल जो होते हैं उन्हें डायरेक्ट प्रोब मेथड से इंसर्ट किया जाता है। प्रोब एक वायर होती है, सैंपल इज इंसर्टेड थ्रू द टिप ऑफ द वायर और प्रोब, द प्रोब इज हीटेड, और यहाँ पे प्रेशर कितना होगा 10⁻⁻⁹ mmHg। हम कहें लोअर प्रेशर 10⁻⁻⁹ mmHg, यूजली 760 mmHg होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो उससे बहुत कम प्रेशर हो इसके अंदर होगा। सैंपल इनलेट सिस्टम में ओपन एयर सैंपल इंट्रोडक्शन भी अब जो है वो डेवलप हुई है। इसके अलावा एटमॉस्फेरिक प्रेशर केमिकल आयोनाइजेशन में सैंपल जो है उसको आयोनाइज गैस में प्लेस किया जाता है, या सॉल्वेंट एरोसोल में बिटवीन सोर्स एंड इनलेट। Chromatograph is also connected as a sample inlet. Sometime chromatograph जो है, जिस तरह गैस क्रोमेटोग्राफी या लिक्विड क्रोमेटोग्राफी HPLC है, उसको मैस के साथ जोड़ा जाता है। These are called as hyphenated techniques. नेक्स्ट है आयोनाइजेशन मेथड, ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन है इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन, नेम से शो होता है। हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज की जाती हैं हीटेड फिलामेंट से, जो कि सेवरल 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट किया जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस है 1 to 10 kV एक्सेलरेटिंग प्लेट्स पे, ये याद रखिएगा। जब इलेक्ट्रॉन फॉल करते हैं हमारे सैंपल पे,
तो ज़्यादातर सैंपल जो है वो पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होता है, कुछ जो है वो नेगेटिव में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। उसकी वजह से बाद में एक्सेलरेटिंग प्लेट्स की पोलैरिटी जो है वो रिवर्स की जाती है। ये वाला जो पॉइंट है ये समटाइम पूछ लेते हैं कि पोलैरिटी रिवर्स क्यों की जाती है, तो पता होना चाहिए कि समटाइम इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो जाते हैं और कुछ पे पॉजिटिव 2 चार्ज आ जाता है। इसके बारे में भी हम नेक्स्ट देखते हैं। आगे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि यूजली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल 8 to 15 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के इस पे पार्टिकल जब फॉल करते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पे तो वो आयोनाइज हो जाते हैं। लेकिन जो यूज़ कितने एनर्जी की बीम की जाती है वो है 50 to 70 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ताकि मैक्सिमम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है वो आयोनाइज हो जाए। नेक्स्ट है केमिकल आयोनाइजेशन। इसमें प्री आयोनाइज गैस जो है यानी कि केमिकल कोई भी यूज़ किया जाता है प्री आयोनाइज, अब वो गैस आयोनाइज होती है पहले, याद रखिए मिथेन, एमोनिया, आइसोब्यूटेन, मेथनॉल। ये किस मैकेनिज्म से करते हैं? प्रोटॉन ट्रांसफर से या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से या अडक्ट फॉर्मेशन होती है, CH5 पॉजिटिव, CH3 पॉजिटिव एटसेट्रा। अडक्ट फॉर्मेशन आइसोब्यूटीन की केस में होती है। इलेक्ट्रोस्प्रे आयोनाइजेशन या इस तरह का भी थर्मोस्प्रे आयोनाइजेशन TSI भी होती है। सैंपल जो है वो कैपिलरी से फ्लो किया जाता है, सैंपल सोल्यूशन होता है, वो इंटरेक्ट करता है एक ड्राइंग गैसेस से जो अपोजिट उसके फ्लो करती हैं। सॉल्वेंट इवेपोरेट हो जाता है उसमें से और ड्रॉपलेट जो है सैंपल का वो ब्रेक होके वो आयोनाइज हो जाता है। नेक्स्ट डिसॉर्प्शन आयोनाइजेशन टेक्निक। इसमें सिम्स है सेकेंडरी आयन मास स्पेक्ट्रोमेट्री। सैंपल को हाई एनर्जी बीम ऑफ आयंस में रखते हैं, नेम से शो हो रहा है सेकेंडरी आयन 1 to 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आर्गन पॉजिटिव, CS पॉजिटिव या M+H, M-H, ये जो है ये आयोनाइज्ड आयंस हैं और जो आयन बनेंगे हमारे सैंपल के वो ये बनेंगे M+H या M-H। और उसके अलावा M+Na या M+K उसमें इम्प्योरिटी होगी अगर सोडियम पोटाशियम की, तो वो भी उसमें ऐड हो सकते हैं, तो वो भी उसको ये अडक्ट बना देंगे, आयंस बना देंगे। ये यूज़ कहाँ पे होता है? 20,000 डाल्टन मॉलिक्यूल्स तक। नेक्स्ट है फैब, फास्ट एटॉमिक बम्बार्डमेंट, नेम से शो होता है। इसमें आयंस नहीं यूज़ किए जाते बल्कि इसमें न्यूट्रल एटम यूज़ किए जाते हैं, आर्गन, जीनोन वगैरह के। सैंपल उसी तरह डिजॉल्व या डिस्पर्स किया जाता है मैट्रिक्स में, जब उस पर हाई एनर्जी न्यूट्रल पार्टिकल्स जो है वो बम्बार्ड किए जाएंगे। इसमें भी जो है आयोनाइजेशन वैसे ही होगी। M+H, M-H इम्प्योरिटीज वही हो सकती हैं। ये भी 20,000 डाल्टन तक यूज़ किया जा सकता है और पेप्टाइड्स वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। इन सबसे एडवांस है माल्डी मैट्रिक असिस्टेड लेज़र डिसॉर्प्शन टेक्निक। इसमें डिस्पर्स सैंपल जो है, सैंपल को पहले डिस्पर्स रखना है किसी मैट्रिक्स में, उस पर हाई एनर्जी जो है फोटोन लेज़र फॉल करवाई जाती है। नाइट्रोजन लेज़र जो है वो 337 नैनोमीटर तक इमिट करती है और इसका एडवांटेज है कि इट कवर्स अ वाइड रेंज 3 लाख AMU तक मॉलिक्यूलर मैस हो तो उनको भी जो है वो भी यूज़ किए जा सकते हैं। और इंटरेस्टिंग है कि जस्ट फेम्टोमोल सैंपल ही चाहिए बस। और जो इन तीनों टेक्निक्स में जो मैट्रिक्स यूज़ किए जाते हैं, जो सॉल्वेंट आप कह लें ग्लिसरॉल, थायोग्लिसरॉल, 3 नाइट्रोबेंजाइल अल्कोहल, ट्राई एथेनोलामाइन एटसेट्रा यूज़ किए जाते हैं। ये वाले मैस एनालाइजर सेपरेशन होती है मैस टू चार्ज रेशियो पे, B²R²/2V इक्वेशन है। रेजोल्यूशन क्या होती है? रेजोल्यूशन का फार्मूला M/Δm। M/Δm का मतलब है मैस ऑफ पार्टिकल, M मैस ऑफ पार्टिकल है, डेल्टा M है डिफरेंस ऑफ M एंड मैस ऑफ नेक्स्ट हायर पार्टिकल, इनके उसका मैस पार्टिकल का और उससे हायर का पार्टिकल का जो मैस होगा उसका डिफरेंस है वो डेल्टा M होगा। मैग्नेटिक सेक्टर एनालाइजर, उसकी रेजोल्यूशन जो है वो 10,000 तक होती है। मैग्नेटिक सेक्टर एनालाइजर यूज इन डबल फोकसिंग मैस एनालाइजर। क्वाड्रोपोल मैस एनालाइजर जो है वो बेंच टॉप वगैरह में होती है, उनकी रेजोल्यूशन लो होती है, 3000 तक स्लो होते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट मैस एनालाइजर जो है इसका प्रिंसिपल क्या है कि
कि वेलोसिटी ऑफ ये v वेलोसिटी ऑफ टू डिफरेंट आयन क्रिएटेड विद सेम काइनेटिक एनर्जी, लेकिन वेलोसिटी उनकी वेरी करेगी और उसके मास पे डिपेंड करेगी। लाइटर की वेलोसिटी हाई होगी, इक्वेशन है जी वी इट इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर 2, तो v इट इज इक्वल टू एल ओवर टी, हमें पता है जो है ये फार्मूला होता है वेलोसिटी का डिस्टेंस ओवर टाइम, तो ये हमारे पास m ओवर जी ये इक्वेशन है। ये मास स्पेक्ट्रा कुछ इस तरह का होता है। आगे हमने टर्म डिस्कस करनी है तो थोड़ा सा इसको देख लेना चाहिए। जो हाईएस्ट ये m ओवर जी है नीचे डिवाइड, चूंकि z चार्ज यूजली 1 होता है तो ये मास को ही शो करेगा। पॉजिटिव 1 चार्ज आता है सब फ्रेगमेंट्स पे, ये डिफरेंट फ्रेगमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल ये ऑक्टेन का स्पेक्ट्रम है। जो हाईएस्ट मास टू चार्ज रेशियो पे प्रोमिनेंट पीक आती है ये वाली से कहते हैं मॉलिक्यूलर आयन पीक, और इन सब में जो प्रोमिनेंट पीक आती है हाइट वाइज इंटेंसिटी वाइज ज़्यादा, तो उसे कहते हैं बेस पीक। और ये जो बाकी पीक्स हैं इन्हें कहते हैं फ्रेगमेंट्स पीक। यहाँ पे एक छोटी सी पीक आती है, ये समटाइम प्रोमिनेंट भी हो सकती है, इसे कहते हैं आइसोटोपिक पीक, ये वाली, यानी कि मॉलिक्यूलर आयन पीक से ये नेक्स्ट वाली होगी ये वाली। और इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, वो हम आगे देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, और मास स्पेक्ट्रम में ये क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं? क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इस क्लास की फलां क्लास की पीक्स कहाँ कहाँ पे आएंगी। ठीक, तो दो तरह से पीक्स को डिस्कस किया जाता है, या 85, 71, 57 इस तरह से, या ये M-29 है। 85 जो पीक है ये M114 है ना, उसमें से M-29 पीक आई है। तो ये दो तरीके से ही पूछी जा सकती हैं, और बिल्कुल कुछ 3-4 स्लाइड्स में ये हमने कवर कर लिया। ये मास स्पेक्ट्रम आता क्यों है? क्यों केटाइन बनते हैं। केटाइन दो तरह के बनते हैं, इवन इलेक्ट्रॉन या ऑड इलेक्ट्रॉन, यानी कि रेडिकल भी बन सकते हैं। बेस पीक क्या है? मोस्ट इंटेंस पीक है, प्रोमिनेंट पीक होती है, और यूजली मॉलिक्यूलर आयन पीक भी यही होती है समटाइम। कुछ और फ्रेगमेंट आयन पीक्स क्या होती हैं? M+1, M+2 ये आइसोटोपिक पीक्स होती हैं मॉलिक्यूलर आयन पीक से आगे M/G पे, जिनकी ब्रांचिंग बहुत ज़्यादा होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड की। उनकी मॉलिक्यूलर आयन पीक जो है वो यूजली नहीं होती या बहुत वीक होती है, अल्कोहल विद लॉन्ग चेन वगैरह। अबंडेंट मॉलिक्यूलर आयन पीक्स जो होती हैं वो अराइल अमीन जो स्टेबल होते हैं, नाइट्राइल हेटेरो एरोमेटिक में होती हैं, जिनकी कोई साइड चेन नहीं होती, या साइड चेन हो भी तो 2 कार्बन तक होती है। ये है पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था कि M/2G अगर किसी पे 2 चार्ज आ जाए, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए, तो उसकी पीक जो है वो हाफ पे आती है मॉलिक्यूलर आयन पीक के। अराइल ब्रोमाइड और आयोडाइड की स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर आयन पीक्स आती हैं। मास स्पेक्ट्रम नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, नाइट्रोजन रूल है ये, विद ऑड नाइट्रोजन, जिसमें ऑड नाइट्रोजन हो 1, 3, 5, 7, उसका एटॉमिक मास जो है वो ऑड होता है, और जिसमें इवन हो तो इवन होता है। M-1, M-2, M-3 ये किस वजह से आती हैं? लॉस ऑफ हाइड्रोजन की वजह से। लेकिन M-4 और 5 नहीं आती, 4 और 5 हाइड्रोजन लूज नहीं होते। M-14 पीक क्यों आती है? CH2 के लॉस की वजह से। स्टीवंस रूल क्या है कि मोर स्टेबल फ्रेगमेंट्स जो हैं वो प्रेफरेंशियली फाइंड बनेंगे। ये सिंपल सी बात है कि जब फ्रेगमेंट्स बनते हैं एक मॉलिक्यूल के, तो जो स्टेबल होंगे वो ज़्यादा बनेंगे। फॉर एग्जांपल टर्शियरी कार्बोकेटाइन, क्योंकि कार्बोकेटाइन बन रहे हैं तो टर्शियरी कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल, तो वही बनेंगे। इवन इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ज़्यादा बनेंगे, प्रेफरेंशियली बनेंगे, क्योंकि ऑड इलेक्ट्रॉन जो हैं जो वाले ये हैं ऑड इलेक्ट्रॉन या रेडिकल जो हैं वो स्टेबल नहीं होते, वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। अब क्लीवेज कौन सी सकती है, इसके डिटेल में नहीं गए हम। रेडिकल साइड इनिशिएटेड क्लीवेज होती है, रेडिकल साइड से अल्फा या बीटा क्लीवेज होती है। और उसके अलावा मैक्लाफर्टी रीअरेंजमेंट होती है, इसमें अल्कीन बनती है और चार्ज जो है वो हेटेरोएटम पे आता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही लिखे, इसकी इक्वेशन नहीं लिखी।
मॉलिक्यूलर आयन पीक विद इवन मास टू चार्ज वैल्यू, ये रीअरेंज होती है अपने आप को, मैक्लैफर्टी रीअरेंजमेंट में रीअरेंज कर लेती है इवन फ्रेगमेंट्स। जी अब देखते हैं मैस स्पेक्ट्रम में मेन पीक्स जो हैं कहाँ पे आती हैं डिफरेंट क्लासेस के लिए। अल्केन एल्कीन अल्काइन की जो फ्रेगमेंट पीक पैटर्न है वो यहाँ राइट से शुरू करें। 127 ये मॉलिक्यूलर आयन पीक है। अगर फॉर एग्जांपल 113, 99, 85, 71 इन सब में देखेंगे तो 14 का डिफरेंस है। मीन CH2 हर एक में से जो है वो डिफरेंस है। CH2 रिमूव होगा तो 127 से 113 पे, इसमें से CH2 रिमूव होगा तो 99 पे। अल्कीन में इसके अलावा मैक्लैफर्टी रीअरेंजमेंट भी होती है ऊपर वाली पीक्स के अलावा। अल्काइन में इनके अलावा M-1 पीक भी आती है क्योंकि टर्मिनल अल्काइन में हाइड्रोजन जो है वो लूज हो सकता है। साइक्लोअल्केन में M-28 आती है ड्यू टू लॉस ऑफ C2H4 की वजह से। इथीन जो है साइक्लोअल्केन में से रिमूव हो सकती है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की इंटेंस मॉलिक्यूलर पीक्स आती हैं। M-1 जो है वो टालोइन में आती है जो कि अपने आप को रीअरेंज करके ट्रोपाइलियम केटाइन जिसका M/Z91 है उसमें रीअरेंज कर लेता है। अल्कोहल फिनोल्स में जो है M-1 M-18 पीक आती है और ब्रांच में कोई मॉलिक्यूलर आयन पीक नहीं आती जिस पे ब्रांचिंग हो, और साइक्लिक स्ट्रक्चर में अल्फा क्लीवेज होती है। ये पॉइंट्स हैं जो कि पूछे जा सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं आप लोग, डिटेल नहीं इनकी। फिनोल में M-1 है और 94 पे आती है। फिनोल में M-28 पे आती है, M-29 पे आती है। लॉस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड जी, ये M-18 क्या है? ये वाटर है, लॉस ऑफ वाटर। M-1 है लॉस ऑफ हाइड्रोजन। M-29 क्या है और 28 क्या है? ये डिफरेंट फ्रेगमेंट्स हैं। M-28 लॉस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड है। M-29 है कि हाइड्रोजन और ये दोनों लूज हो जाएंगे तो M-29 पे पीक आ जाएगी। ईथर में अल्कोक्सी लॉस होता है तो उसकी पीक्स होंगी। एल्डिहाइड में M-1 पीक आती है। कीटोन में M-R, ये प्रोमिनेंट पीक्स हैं और भी बहुत सी पीक्स इन सब में आती हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड में M-1 आती है, M-17 आती है। 1 हाइड्रोजन के लॉस होने से, 17 जो है OH के लॉस होने से, M-45 COOH के लॉस होने से। एसिड हैलाइड पे पीक आती है, ये इंपॉर्टेंट बताया गया। क्लोराइड्स में M मॉलिक्यूलर आयन पीक और M+2 आइसोटोपिक पीक, उसकी रेशो आती है 3:1 की, क्योंकि इसमें जो दूसरा आइसोटोप होता है क्लोरीन का 37 वो काफ़ी अबंडेंस में होता है, तो 3:1 में पीक्स आती हैं। ये क्वेश्चन जो है लास्ट टाइम कहीं पूछा गया हुआ था पहले। और ब्रोमाइड में ये M मॉलिक्यूलर आयन पीक रेशियो M+2 जो है इनकी रेशियो है 100 और 98, यानी कि इसमें मॉलिक्यूलर आयन पीक और आइसोटोपिक पीक दोनों जो है तकरीबन इक्वल ही होती हैं, तो ये याद रखिएगा रेशियो इनकी। ये था मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी से देखते हैं। मैस स्पेक्ट्रोमेट्री ये यूजली CH फ्रेमवर्क को आइडेंटिफाई करने में यूज़ होती है और इसका ताल्लुक है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियर से, जो कि अपने एक्सिस के इर्द गिर्द स्पिन करते हैं। जिस तरह इलेक्ट्रॉन स्पिन करते हैं उस तरह न्यूक्लियस भी स्पिन करता है। न्यूक्लियर उस स्पिन क्वांटम नंबर I से शो करते हैं, 0 होता है वो स्पिन नहीं करते। और NMR में होता क्या, करते क्या हैं, या इसके कह लें प्रिंसिपल क्या है? इट मेजर्स द एनर्जी required to cause transition of spinning nuclei from low energy spin state to high energy spin state। कि स्पिनिंग न्यूक्लियाई का लो एनर्जी से हाई एनर्जी में लेके जाना है, उसमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उस एनर्जी को मेजर करना है। और किस में? एक अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में। और एनर्जी आएगी कहाँ से? लो से हाई पे लेके जाने के लिए रेडियो वेव से एनर्जी आएगी जी। वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव, इसमें रेडियो वेव यूज करते हैं, उनकी वेवलेंथ 1 मिलीमीटर से 100 किलोमीटर तक होती है और जितनी वेवलेंथ ज़्यादा होगी एनर्जी उतनी ही कम हो जाएगी।
एनएमआर सिग्नल की सेंसिटिविटी डिपेंड करती है मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा न्यूक्लियाई का। ये कुछ है कि टोटल स्पिन स्टेट्स कितनी हो सकती हैं किसी भी एटम की। ये 2i+1 फार्मूला है। अगर एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों इवन हों तो स्पिन जो है क्वांटम नंबर 0 होता है, तो डेफिनेट बात है आगे ये एग्जांपल है, तो उनकी स्पिन स्टेट्स भी 0 होंगी। अगर एटॉमिक नंबर ऑड है, एटॉमिक मास इवन है, तो ये इंटीजर होगा, ड्यूटेरियम है, बोरॉन है, नाइट्रोजन है। और अगर एटॉमिक मास ऑड है तो ये ऑड है या इवन इसका कोई ताल्लुक नहीं है एटॉमिक नंबर का, तो ये हाफ इंटीजर होगा। ये यूजली यूज़ किए जाते हैं। ये प्रोटॉन के लिए है, ये बोरॉन है 511, और ये 613 जो है इसका भी हाफ है। तो इसके अलावा नाइट्रोजन जो है ये एनएमआर एक्टिव है। दूसरे वाले भी एनएमआर एक्टिव हैं, तीसरे वाले भी एनएमआर एक्टिव हैं, लेकिन जो हम स्टडी करते हैं वो यही स्टडी करते हैं जो जिनका हाफ इंटीजर है। टाइप्स एंड सिग्नल स्ट्रेंथ है, ये जैसे एक स्लाइड ही है कार्बन और प्रोटॉन के डिफरेंस की। प्रोटॉन एनएमआर जो है इट इज़ यूज्ड टू डिटरमिन द टाइप एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। मैग्नेटिक मोमेंट जो है प्रोटॉन का वो हाई होता है, नेचुरल अबंडेंस हाई है, और सिग्नल ईजिली डिटेक्ट करते हैं और टाइम कम लगता है। C13 एनएमआर को जो है टाइप ऑफ कार्बन के कार्बन प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, क्वाटरनरी कार्बन है। मैग्नेटिक मोमेंट जो है इसका 1/4 होता है, मैग्नेटिक मोमेंट भी कम है, नेचुरल अबंडेंस भी कम है C13 की। याद रखें यूजली जो C12 होती है वो डिटेक्ट नहीं होती, वो एनएमआर इनएक्टिव है। तो एनएमआर सिग्नल ऑफ C13 जो है वो लेस सेंसिटिव है, इजीली डिटेक्ट नहीं हो सकते, टाइम टेकिंग है, इसलिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। ये अल्फा और बीटा दो स्पिन स्टेट्स होती हैं। जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करता तो सारे न्यूक्लियाई इस तरह से रैंडमली जो है वो ओरिएंटेड होते हैं, और जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर लेते हैं तो ये अपने आप को अरेंज कर लेंगे या अलोंग द फील्ड या अगेंस्ट द फील्ड। ये अलोंग द फील्ड है और ये अगेंस्ट द फील्ड है, और इनके दरमियान एनर्जी डिफरेंस 0.1 कैलोरी के करीब होता है। स्पिन फ्लिपिंग क्या है, जब एनर्जी अप्लाई की जाएगी न्यूक्लियस पे, लो एनर्जी से हाई एनर्जी पे जाएंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, रेडियो वेव्स जो है अप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी की वो अब्जॉर्ब करेंगे। तो ये जो एनर्जी है इसी को ही हमने इसमें डिटरमिन करना होता है। अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, ये लो और हाई एनर्जी स्पिन स्टेट्स, फिर उस पर एनर्जी अप्लाई करेंगे रेडियो वेव्स, तो ये लो से हाई पे चले जाएंगे, और जो एनर्जी अब्जॉर्ब होगी वो हम यूज़ कर लेंगे, उसको यूज़ किया जाएगा ग्राफ ड्रा करने में, प्लॉट ड्रा करने में। डेल्टा ई एंड मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, न्यूक्लियस इज इन रेजोनेंस। यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं कि रेजोनेंस क्या है, एनएमआर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। न्यूक्लियस इज इन रेजोनेंस व्हेन इट अब्जॉर्ब रेडियो फ्रीक्वेंसी, रेडिएशन लिखा हुआ है आप आगे फिर दोबारा, एंड स्पिन फ्लिप्स टू अ हाई एनर्जी स्टेट। द स्ट्रॉन्गर द मैग्नेटिक फील्ड द लार्ज द एनर्जी डिफरेंस। जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड उस पर अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस आएगा अल्फा और बीटा स्पिन स्टेट्स में, और जो है उतनी ज़्यादा जो है फ्रीक्वेंसी जो है वो यूज़ की जाएगी रेजोनेंस के लिए। मैस स्पेक्ट्रोमीटर कैसे होते हैं, कहा जाता है 60, 100, 300, 500 मेगाहर्ट्ज इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ये डिपेंड करता है जो रेडिएशन अप्लाई करते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी पे। और इसके अलावा इनमें एक पावरफुल मैग्नेट होता है जो कि इनके दरमियान एनर्जी डिफरेंस क्रिएट करता है, अभी हमने बात की है। इसके अलावा ये कुछ पॉइंट्स थे कि इन अ फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ 14,090 गॉस भी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है। 60 मेगाहर्ट्ज फोटोन जो है ये रिक्वायर्ड होता है, ये एग्जांपल याद रखिएगा। टेस्ला, 1 टेस्ला जो है वो 10,000 गॉस के इक्वल होता है, और फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इज मेजर्ड इन हर्ट्ज या मेगाहर्ट्ज या मिलियन हर्ट्ज कहते हैं इसे। प्रिसीजन एंड प्रिसीजनल फ्रीक्वेंसी, अभी हमने पढ़ा है कि न्यूक्लियस जो है वो स्पिन तो करता है, लेकिन जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो स्पिन के साथ साथ, जिस तरह गायरोस्कोप एक लट्टू होता है, गायरोस्कोपिक मोशन होती है कि स्पिन के साथ साथ वो झूमता भी है।
ये यानी कि ये स्पिन होता तो यहाँ पे स्पिन करता रहना था इसने, लेकिन स्पिनिंग के साथ साथ ये जो है स्पिन भी करेगा और यहाँ पे इर्द गिर्द मूव भी करेगा। इसे कहते हैं गायरोस्कोपिक मोशन। और यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होती है उसे कहते हैं प्रिसिजनल फ्रीक्वेंसी। ये स्पिन फ्लिपिंग जो अभी हमने पढ़ी है कि कौन कौन से मोड हो सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फ्रीक्वेंसी स्वीप में हम मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को कांस्टेंट रखते हैं और फ्रीक्वेंसी जो रेडियो वेव्स की है उसको चेंज करते हैं। या फील्ड स्वीप में फ्रीक्वेंसी जो है वो कांस्टेंट रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करते हैं। फॉर प्योर टेक्निकल रीजन फील्ड स्वीप मेथड जो है वो यूज करते हैं। ये सैंपल साइज कितना होना चाहिए? 1 to 10 मिलीग्राम सफिशिएंट होता है प्रोटॉन एनएमआर के लिए। टाइम रिक्वायर्ड 10 to 15 मिनट्स होता है। लेकिन अगर कोई मॉलिक्यूल बड़ा है, पॉलीमेरिक मटेरियल है, तो उसमें 50 मिलीग्राम या उससे ज़्यादा सैंपल भी यूज़ करते हैं, टाइम ज़्यादा चाहिए। सस्पेंडेड पार्टिकल क्या करते हैं? बैंड ब्रॉडनिंग करते हैं। पीक्स जो है वो हमारी ब्रॉड आ जाएंगी, शार्प नहीं आएंगी, इसलिए सोल्यूशन को फिल्टर करना चाहिए। सैंपल क्वांटिटी, सैंपल साइज, सैंपल को अब एनएमआर ट्यूब में फिल करना है 4.5 to 5 सेंटीमीटर डेप्थ में। जो लो सैंपल डेप्थ होते हैं कैन रिक्वायर इंक्रीज शिमिंग टाइम। शिमिंग टाइम जब ट्यूब को उसमें मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो होमोजेनाइज होने के लिए। लेकिन जब एक्सेसिव फिलिंग होती है तो उसमें हमारा सॉल्वेंट ज़्यादा चाहिए होता है जो कि एक्सपेंसिव होता है। इसके सैंपल को डी गैस भी करते हैं। ऑक्सीजन जो एयर में वो पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, तो वो भी उसमें सेंसिटिविटी में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, इसलिए जो है उसे सैंपल को डी गैस करना है। सॉल्वेंट ऑफ चॉइस, ये इंपॉर्टेंट है। सॉल्वेंट जो यूज़ करना है उसमें प्रोटॉन नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रोटॉन तो खुद रिजेक्ट होता है इसमें। क्लोरोफॉर्म डी का मतलब है जो हमारे पास फार्मूला है CHCl3, इसमें जो ये H है प्रोटियम है, इसको ड्यूट्रियम से रिप्लेस किया गया है CdCl3, क्योंकि है तो ये भी न्यूक्लियाई हाइड्रोजन का ही ना, तो CdCl3 ड्यूट्रेटेड क्लोरोफॉर्म। इसी तरह एसीटोन में 6 प्रोटॉन होते हैं, 6 के 6 जो हैं वो ड्यूट्रियम से रिप्लेस्ड हैं। तो ये सारे ऐसे ड्यूट्रेटेड सॉल्वेंट्स यूज़ करते हैं और ये कॉस्टली होते हैं। टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, कंटिन्यूस वेव में है कि ये टाइम फील्ड स्वीप है, सेवरल मिनट्स लेता है और ये पुराने इंस्ट्रूमेंट्स में यूज़ किया जाता था। इसमें होता क्या है, इसमें कि पहले एक वेव आती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, आसानी के लिए बता रहा हूँ आपको, और फिर कंटिन्यूस वेव आती रहती हैं और जहाँ जहाँ पे जो प्रोटॉन ने अब्जॉर्ब करना होता है वो वहाँ पे अब्जॉर्ब कर लेगा। इट प्रोवाइड्स अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा देन इज रिकॉर्डेड डायरेक्टली एज अब्जॉर्प्शन वर्सेस फ्रीक्वेंसी। ये पॉइंट्स याद रखना है, अब्जॉर्प्शन वर्सेस फ्रीक्वेंसी ये रिकॉर्ड करता है। दूसरा फोरियर ट्रांसफॉर्म में है। फोरियर ट्रांसफॉर्म में एक एक वेव नहीं आती, सारी वेव जो है हम एक ही टाइम पे फॉल करवाते हैं। इनके फ्रीक्वेंसी स्वीप है विच इज अपाइड अ सिंगल शॉर्ट ड्यूरेशन पल्स। एक ही पल्स थोड़ा सा टाइम के लिए एक दफ़ा ही अप्लाई करते हैं और सिग्नल जो है वो रिकॉर्ड होते हैं, डिजिटलाइज होते हैं और कंप्यूटर में स्टोर हो जाते हैं। फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोवाइड स्पेक्ट्रम इन द सेम फॉर्म। हमारा स्पेक्ट्रम जो है वो सेम फॉर्म में आता है। एनर्जी एमिटेड बाय रिलैक्सिंग न्यूक्लियस इज मेजर्ड, दैट इज एमिशन स्पेक्ट्रा। इसमें क्या होता है कि हम एक ही दफ़ा सारी एनर्जी फॉल करवाते हैं, जो न्यूक्लियाई है वो एक्साइट हो जाएंगे, एक्साइटेशन के बाद जब वो एनर्जी एमिट करेंगे तो इस एमिशन स्पेक्ट्रा देंगे, तो वो एनर्जी जो है वो देख ली जाएगी कौन कौन सी एनर्जी इसने अब्जॉर्ब की है। जो एमिट करेगा वही अब्जॉर्ब की होगी। ये मेन कंपोनेंट्स हैं, पावरफुल मैग्नेट, स्वीप जनरेटर, सैंपल ट्यूब, रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर और रिसीवर, एम्पलीफायर, रिकॉर्डर और इंटीग्रेटर्स। मैग्नेट्स 3 तरह के मैग्नेट होते हैं। परमानेंट मैग्नेट्स ये चीप होते हैं लेकिन में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, हम कम या ज़्यादा नहीं कर सकते इनकी स्ट्रेंथ को। इलेक्ट्रोमैग्नेट, जब किसी कंडक्टर में से करंट पास करते हैं तो वो मैग्नेट बन जाता है, तो इनकी हम स्ट्रेंथ चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये सेंसिटिव होते हैं टेम्परेचर चेंज से। आ गया सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट। ये बहुत स्टेबल होते हैं, कम्पैक्ट होते हैं, हाई रेजोल्यूशन देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जो है बहुत ज़्यादा अचीव किया जा सकता है इनके। एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर ऑफ यानी कि हायर रेजोल्यूशन के जो 100 मेगाहर्ट्ज जैसे अबव होते हैं उनमें हीलियम कूल्ड।
हीलियम कूल का मतलब 4 केल्विन पे, इन्हें क्रायोजेंस कहते हैं। क्रायोजेंस ऐसे सॉल्वेंट या मटेरियल होते हैं जो कि बहुत कम टेम्परेचर हो। यूजली टेम्परेचर मिनिमम लोएस्ट टेम्परेचर कितना होता है, 0 केल्विन, तो ये जस्ट थोड़ा सा उससे ऊपर है 4 केल्विन तक, यानी कि आप कह सकते हैं -269 डिग्री सेंटीग्रेड। हम कहते हैं -273 इज अ मिनिमम लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, तो ये -269 तक इनका टेम्परेचर होता है। फील्ड स्वीप जनरेटर क्या है? अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इन स्वीप कॉइल्स को यूज करके वेरी किया जा सकता है। कॉइल्स आर प्लेस्ड बिटवीन द पोल्स ऑफ द मैग्नेट, और करंट को वेरी करें, चेंज करें, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज हो जाता है। सैंपल ट्यूब बोरोसिलिकेट ग्लास की होती है, 15 सेंटीमीटर लॉन्ग और 5 मिलीमीटर डायामीटर होता है। पोल फेस ऑफ मैग्नेट के बीच में रखते हैं। ये स्पिन करती है वर्टिकल एक्सिस में, और 30 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर, ये दिखेगा कि रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट करेगा, उस पर फॉल करवाएगा। रेडियो फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड रेडिएशन ऑफ कंट्रोल्ड फ्रीक्वेंसी थ्रू अ कॉइल रैप्ड अराउंड द सैंपल ट्यूब। रेडिएशन आर अप्लाइड टू द सैंपल इन डायरेक्ट डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर क्या होगा, ये रिसीव करेगा कि कितनी अब्जॉर्ब होगी और कितनी बाकी आई है, उसको डिटेक्ट करेगा। एक और कॉइल से डिटेक्ट होता है जो सैंपल के इर्द गिर्द रैप हुई होती है। एम्पलीफायर सिग्नल्स को एम्पलीफाई करता है। रिकॉर्डर उन्हें एक्स और वाई एक्सिस पे रिकॉर्ड कर लेगा। इंटीग्रेटर जो है वो इन्हें इंटीग्रेट कर देगा। केमिकल शिफ्ट क्या होता है? अब हर तरह के प्रोटॉन जो है वो डिफरेंट तरह की पीस देते हैं। एक प्रोटॉन ने ये पीक दी, एक ये पीक दी, तो इनको यूजली किसी सैंपल किसी जो है ना स्टैंडर्ड से इसे कंपेयर करते हैं। यहाँ पे स्टैंडर्ड हम यूज़ करते हैं टीएमएस। इसकी जो हम वैल्यू लेते हैं वो आती है 0। इसकी जो हमने वैल्यू फिक्स की हुई है वो है 0 है। अब इससे जितनी चेंज आती है, ये 0 है, इससे जितनी चेंज आती है हम कहते हैं ये इसकी केमिकल शिफ्ट है। ये 1 पॉइंट समथिंग है, ये 2 है, और ये जो प्रोटॉन है आगे ये 4 पॉइंट समथिंग है। तो ये चेंज जो आती है दैट इज कॉल्ड एज केमिकल शिफ्ट। अब हर प्रोटॉन जो है वो एक जगह पे वो अब्जॉर्ब नहीं करता, क्योंकि हर प्रोटॉन के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स का जो फील्ड है वो डिफरेंट है। जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे किसी प्रोटॉन के साथ बाउंड हुए, एच ने बॉन्ड ही बनाया होता है, तो वो क्या करेंगे, उनका अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेंगे। उसे कहते हैं डायामैग्नेटिक एनआइसोट्रोपी या शील्डिंग। तो सारे प्रोटॉन एक जैसी जो है एक जैसा मैग्नेटिक फील्ड, जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होगा तो उसकी स्ट्रेंथ एक ही, लेकिन सारे के सारे प्रोटॉन पे उसकी स्ट्रेंथ एक जैसी नहीं होगी, क्योंकि हर एक इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलग अलग होती है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी अराउंड द न्यूक्लियस, शील्डिंग ज़्यादा होगी, तो वो उन पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम पहुंचेगी। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम पहुंचेगी तो हाई फ्रीक्वेंसी अब्जॉर्ब करेंगे। स्टैंडर्ड कौन सा यूज़ करते हैं? वाटर इनसॉल्युबल TMS टेट्रा मिथाइल साइलेन, ये इंटरनल स्टैंडर्ड है। ये वाटर इनसॉल्युबल है तो इसका ये डिसएडवांटेज भी है। वाटर सोलुबल क्या होता है? सोडियम 3 ट्राई मिथाइल सलाइल प्रोपेन 1 सल्फोनेट। डेल्टा से शो करते हैं केमिकल शिफ्ट को, और शिफ्ट फ्रॉम TMS इज कॉल्ड एज केमिकल शिफ्ट। NMR स्कैन्स फ्रॉम हाई डेल्टा टू लो डेल्टा। हाई डेल्टा वैल्यू जो है ये लेफ्ट साइड पे है। आगे फिर कुछ एक दो एग्जांपल हैं कि 1.41 टेस्ला होगा तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 60 होगी, मेगाहर्ट्ज होगी। 2.35 टेस्ला होगा तो 100 होगी। केमिकल शिफ्ट का फार्मूला क्या है? केमिकल शिफ्ट का शिफ्ट इन हर्ट्स के हर्ट्स में जो चेंज आती है ये डेल्टा है, ये हर्ट्स नहीं है। कि TMS से जो किसी भी प्रोटॉन की जो चेंज आती है हर्ट्स में, और उसको डिवाइड करते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्ट्रूमेंट इन मेगाहर्ट्ज में, तो इस वजह से केमिकल शिफ्ट जो है वो हर इंस्ट्रूमेंट में सेम ही रहती है। ये यूजली स्केल 0 से 12 तक या 11 तक होता है। तो अगर
हमारे पास इंस्ट्रूमेंट 60 मेगाहर्ट्ज का हो या 600 मेगाहर्ट्ज का हो तो ये वैल्यूज यही रहेंगी। ये याद रखने के लिए कि राइट साइड पे देखेंगे ये केमिकल शिफ्ट डेल्टा वैल्यू लो है और लेफ्ट साइड पे ज़्यादा है, तो राइट साइड पे लो केमिकल शिफ्ट है और लेफ्ट साइड पे जो हाई है। जो शील्डेड होंगे उनकी ये वैल्यू कम आएगी, जो जिनकी शील्डिंग कम होगी उनकी वैल्यू ज़्यादा आएगी। फ्रीक्वेंसी कम होगी और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। इन्हें राइट साइड वाले को अप फील्ड कहते हैं और लेफ्ट साइड वाले डाउन फील्ड, लोअर फील्ड, लेफ्ट। हम यहाँ तक ही पढ़ते हैं। सम टाइम एक और डेल्टा के अलावा जो है टाउ यूज होता है। ये यूजली जो है 10 में से डेल्टा की वैल्यू माइनस करें तो टाउ आ जाता है, ये उससे अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि 10 में से माइनस करना है तो जो है केमिकल शिफ्ट अगर राइट साइड पे लो है तो टाउ वैल्यू जो है वो हाई होती है। केमिकल इक्विवेलेंस ऐसे प्रोटॉन जो कि आइडेंटिकल एनवायरनमेंट में हो और एक ही पीक देंगे, जिस तरह टेट्रामिथाइलसाइलेन के 12 प्रोटॉन हैं, बेंजीन के 6 हैं, साइक्लोपेंटेन में 10 प्रोटॉन है, एसीटोन के 6 प्रोटॉन है, ये सब की एक एक पीक ही आएगी। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स का क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स अटैच होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अटैच कर लेंगे तो शील्डिंग कम हो जाएगी, लोकल डायामैग्नेटिक शील्डिंग जो है वो कम हो जाएगी, यानी कि प्रोटॉन को डी शील्ड कर देंगे, प्रोटॉन डी शील्ड हो जाएगा तो केमिकल शिफ्ट वैल्यू ज़्यादा हो जाएंगी। ये गिवन है जी, फ्लोरीन अटैच है तो 4.26 है, यहाँ से स्टार्ट करें नीचे से। TMS 0 है, मिथेन है जी, मिथेन 0.23 है, मिथेन में एक हाइड्रोजन आयोडीन से रिप्लेस हो गया तो वैल्यू बढ़ के 2.16 होगी, फ्लोरीन से हो गया तो 4.26 होगी। याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जस्ट एक नज़र आपने देखा हो। यहाँ पे देखें, एक क्लोरीन अटैच है तो 3.05 है, 2 क्लोरीन अटैच है तो ये प्रोटॉन जो है C के साथ अटैच है, 5.30 वैल्यू होगी, 3 हो गए तो 7.27 होगी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, डी शील्डिंग वैल्यू ज़्यादा। एसिडिक प्रोटॉन, एसिडिक प्रोटॉन भी हमें पता है क्योंकि वो किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ यूजली अटैच ही नहीं होता। अटैच ही नहीं होता मीन कि बहुत कम अटैच होता है, आयोनाइज स्टेट में ज़्यादा रहता है। आयोनाइज स्टेट में ज़्यादा तो इसका मतलब है डी शील्डेड होगा, डी शील्डेड होगा तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। जितने भी एसिड हैं वो आयोनाइज स्टेट में रहते हैं, प्रोटॉन उनका आयोनाइज होता है, इसका मतलब उसने बॉन्ड बनाया नहीं हुआ, उस पर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। इसके अलावा ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोर द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी मोर डी शील्डिंग होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब है उस हाइड्रोजन को कोई दूसरी तरफ से अपनी तरफ खींच रहा है तो उसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। और ये याद रखिएगा इस तरह की कंसनट्रेटेड सोल्यूशन में जो है मोर मॉलिक्यूल कम इन कांटेक्ट एंड डेवलप हाइड्रोजन बॉन्ड, तो जो है डी शील्डिंग ज़्यादा होगी। एसिड की जो वैल्यू आती है सबसे ज़्यादा आती है 10 to 12 आती है, फिनोल में 4 to 7 है, अल्कोहल में 0.5 to 5 है। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग डाइल्यूट सोल्यूशन में जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, हाइड्रोक्सिल प्रोटॉन जो है वो 0.5 to 1 ppm, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, वेपर स्टेट में है या डाइल्यूट सोल्यूशन है तो वैल्यू कम आई है क्योंकि शील्डेड होंगे। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होगा तो यही वैल्यू 4 to 5 ppm हो जाएगी, क्योंकि डी शील्डिंग से वैल्यू बढ़ गई। स्प्लिटिंग है, स्पिन स्प्लिटिंग N+1 रूल। ये हमारे पास एक कंपाउंड है, इसमें दो तरह के प्रोटॉन है, HA प्रोटॉन और HB प्रोटॉन। अब दो तरह की पीक्स आएंगी, एक HB की और एक HA की, फॉर एग्जाम्पल इस तरह कहते। लेकिन ये जो HB की जो पीक्स हैं, ये भी जो एक पीक आती है वो भी स्प्लिट हो जाती है, वो एक पीक नहीं जाती बल्कि 2 या 3 में स्प्लिट हो जाती है। और HA की जो पीक्स है, ये HA की पीक है, HA की जो एक पीक यहाँ पे आनी थी इस तरह, वो ये नहीं आई बल्कि ये स्प्लिट होकर 2 में कन्वर्ट होगी। उसकी रीज़न ये है कि HA जो है इनके साथ एडजेसेंट कार्बन पे एक प्रोटॉन है HB, तो N+1 रूल के अकॉर्डिंग 1+1 ये पीक 2 में कन्वर्ट हो जाएगी।
इसी तरह एच बी जो है, एच बी इसके एडजेसेंट 2 प्रोटॉन है तो इसकी पीक जो है वो 3 में स्प्लिट हो जाएगी इस तरह। तो एक हो तो सिंगलेट, 2 पीक्स में कन्वर्ट हो तो डबलेट, ट्रिपलेट, क्वार्टेट कहेंगे। और ये इनकी रेशियो है, अगर डबलेट में होगा तो 1:1 है, ये हमने देखी है ये वाली। और अगर ट्रिपलेट में हो तो 1:1 है, ये भी हमने देखा है, यहाँ बनाई है हमने खुद ही कि 1:1, यानी कि इसकी रेशियो अगर 1 है हाइट, इसकी डबल उससे होगी और इसकी 1 होगी। ये थोड़ा सा और इलाबोरेट किया गया है, सिंगलेट, डबलेट, ये ट्रिपलेट है, इसकी रेशियो देखिए। ये क्वार्टेट है 1 3 3 1। ये है कि कपल्ड हाइड्रोजन कोई नहीं होगा तो सिंगलेट होगी, कपल्ड हाइड्रोजन 1 होगा तो डबलेट आ जाएगी, कपल्ड हाइड्रोजन 2 होंगे तो ट्रिपलेट आ जाएगी, ये इस तरह पीक्स। और 3 होंगे तो क्वार्टेट आ जाएगी। ये कपलिंग कांस्टेंट है कुछ, ये याद रखने आपने। कपलिंग कांस्टेंट होता क्या है? कपलिंग कांस्टेंट होता है कि एक पीक जो है, ये यहाँ पे एक पीक आनी थी, ये स्प्लिट होकर 2 में कन्वर्ट हो गई है, और अब इन 2 डबलेट जो हैं या 2 पीक्स जो हैं, इनके दरमियान हर्ट्स में जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड एज कपलिंग कांस्टेंट। ये डिपेंड करता है कि उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है। अब पीक 1 से 2 में कन्वर्ट होती है या 1 से 3 में कन्वर्ट होती है, उसकी रीजन ये है कि साथ वाले जो प्रोटॉन हैं उनका भी फील्ड है, वो भी उस एक दूसरे को कपल करते हैं, बाउंड करते हैं और पीक स्प्लिट हो जाती है। इसे कहते हैं J3 कपलिंग। J3 कपलिंग है ये एक कार्बन है, ये दूसरी कार्बन है, और ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड्स का डिस्टेंस है 1 2 3। ये कपलिंग कांस्टेंट 6 to 8 हर्ट्ज। ट्रांस डबल बॉन्ड होगा तो इसमें कपलिंग सबसे ज़्यादा होती है 11 to 8 हर्ट्ज, यानी कि इसमें ओवरलैपिंग ज़्यादा है। सीज में 6 to 15 हर्ट्ज। जर्मिनल हाइड्रोजन भी कपल करते हैं, ये 4 to 10 हर्ट्ज। और 2 डबल बॉन्ड जो है 6 to 10 हर्ट्ज। और इसे लिख लिया हमने। इसका J4 कपलिंग भी होती है, ये देखें, ये 1 2 3 है। अगर यहाँ पे जो हाइड्रोजन होता तो ये होता 1 2 3 और ये 4, यानी कि इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के बीच में 1 और 4 होता है, ये बहुत कम होती है, ये 2 to 3 है। साइक्लो अल्कीन में 8 to 11 है। साइक्लोहेक्सेन में एक्सियल 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 इक्वेटोरियल ये डिफरेंट होती हैं। साइक्लोप्रोपोइन में सीज और ट्रांस में डिफरेंट है। इसके अलावा और भी हैं, लेकिन ये बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आगे केमिकल शिफ्ट वैल्यू है डिफरेंट प्रोटॉन्स की, ये याद रखना है आपने। मिथाइल प्रोटॉन जो यूजुअली चेन में होते हैं उनकी वैल्यू होती है 0.9। मिथिलीन जो है वो 1.2 होते हैं, मिथाइन 1.7। अलिलिक जो है वो 2 के करीब आते हैं। अल्काइन जो है 2.5 के हैं। एरोमेटिक जो है मिथाइल जो है वो एरोमेटिक ऊपर लगा होता है, जो 2.5 है एरोमेटिक के साथ जो ब्रांचिंग लगी होती है। एरोमेटिक के जो है वो 6.5 to 8 है एरोमेटिक प्रोटॉन, ये दोनों को मिक्सअप ना कीजिएगा। अल्काइल हैलाइड में 2 to 4 है। अल्कोहल में डिपेंड करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से 2 to 5 है, रेंज ज़्यादा है। वनीलिक 4.5 to 6.5 है। अल्डिहाइड में 10 है और कार्बोक्सिलिक एसिड में 12। ये लास्ट कुछ वैल्यूज़ हैं, ये भी एक नज़र देख लीजिएगा, याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये केमिकल शिफ्ट है कार्बन 13 की। प्रोटॉन जो है वो 0 से 12 तक उसका रेंज है, और जो कार्बन की रेंज आती है 0 से लेकर 250 तक आती है। मिथाइल कार्बन जो है ये कार्बन है, इसकी ppm 8 to 30 होती है। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में जो कार्बन की होगी वो 100 to 150 होगी। बेंजीन वाली कार्बन की 110 to 175 होगी। और कीटोन और अल्डिहाइड की जो कार्बन होगी वो 200 के राउंड अबाउट होगी। तो ये कुछ पॉइंट्स थे मैस स्पेक्ट्रोमेट्री और NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू।